चलिए प्रणाम। मेरा नाम ब्रिज किशोर है, मैं आगरा से हूँ। और मेरा सवाल मेरे बच्चों के बारे में था आचार्य जी। मेरे 9 साल का और 11 साल के 2 बच्चे हैं, लेकिन उनका जो मतलब लगाव है ना, वो आध्यात्मिक साहित्य में नहीं हो पा रहा है। वो लोग क्या है, जैसे पंजाबी रैपिंग सॉन्ग सुनते हैं, बॉलीवुड के आइटम सॉन्ग सुनेंगे तो वो उसमें ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो मैं उनको जैसे कबीर के भजन वगैरह कभी सुनाने की कोशिश भी करता हूँ तो उसे बोर लगता है उनको। तो वो मतलब उस मतलब थोड़ा मार्गदर्शन कर। देर कर दी है ना। आपको 9 या 10 वर्ष किसी चीज़ का अभ्यास करा दिया जाए, सोचिए कितने ज़्यादा होते हैं 9-10 वर्ष। तो उसके बाद फिर एक ढर्रा बंध जाता है भीतर, बदलेगा नहीं आसानी से। ये सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। इसमें सूचना पहुंचनी तय है चारों ओर से, किसी के भी कान तक, आंख तक, मन तक। तो बहुत सावधान रहना होता है कि बच्चों तक क्या चीज़ पहुंच रही है। हम सोच लेते हैं कि अभी 2 साल का है, 4 साल का है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, बच्चा ही तो है। हम उसको ले जा करके शादियों में डीजे पर नचा देते हैं, या कि बच्चा घर में लेटा हुआ है, सोया है या खेल रहा है, हम पीछे से पंजाबी रैप बजा देते हैं। या कोई भी पंजाबी भाषा में अकेले थोड़ी ही कोई खराबी हो गई, अवधी रैप भी हो सकता है, आजकल बना भी रहे हैं लोग। तब हमको लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ गया, बल्कि क्यूट लगता है बच्चा उस पर अगर नाचना शुरू कर दे तो। बच्चे ने कहीं सुना होगा ना पहले, तब तो उसकी रुचि जागृत हुई। या अचानक बैठे बैठे एक दिन बोलता है कि इस तरह की चीज़ होती है, मुझे यही सुनना है, मेटल सुनना है, हिप हॉप सुनना है, ऐसे बोला उसने। ऐसे बोला तो पहले उसने पूरी खुराक ली है ना। वो खुराक उसको जब मिल रही थी तब हम क्या कर रहे थे, और वो खुराक उसको पसंद आएगी, क्योंकि वो जो संगीत है वो रचा ही जाता है मन को उत्तेजित करने के लिए। वो मसालेदार है, जबान को मसाला पसंद आ जाता है। वो संगीत आपसे ध्यान नहीं मांगता, बल्कि वो आपको नशा देता है। और हमारे भीतर कौन बैठा है? एक जानवर जिसको नशा बहुत पसंद है। समझ रहे? अब जैसे 9 साल लगे हैं उनको एडिक्टेड होने में, वैसे ही कम से कम कुछ साल लगेंगे वो नशा छुड़ाने में। और नशे की लत लगने की प्रक्रिया बड़ी रफ्तीली होती है, किसी चिकनी सतह की तरह। उस पर जब आप फिसलते हैं तो आवाज़ नहीं आ रही होती, लेकिन लत छुड़ाने की प्रक्रिया ऐसी होती है जैसे टीन की छत पे ओले बरस रहे हों। उसमें आवाज़ भी आती है, घर्षण भी होता है, टूट फूट भी हो सकती है। अभी भी समय है, आप को बहुत प्रयास करना पड़ेगा, और जितनी विधियां हो सकती हैं सबका इस्तेमाल करना पड़ेगा। बात क्योंकि बहुत आगे तक चली जाएगी। अगर वो कह रहे हैं कि जो बोरिंग है वो मुझे नहीं सुनना, तो बोरिंग तो लगभग सभी ऊंची चीज़ें होती हैं, आप उनको कितना रोचक बना लोगे।
अगर उनको भजन बोरिंग लगते हैं और इस कारण नहीं सुनना है, तो फिर गणित भी कैसे पढ़ेंगे, विज्ञान भी कैसे पढ़ेंगे? बोलो। एक एक किशोर के लिए, अब 11 वर्ष का है, आगे तो अब किशोर होगा, फिर जवान हो जाएगा। एक किशोर के लिए तो आवारगी और मटर गश्ती विज्ञान की प्रयोगशाला से हमेशा ज्यादा आकर्षक और रोचक होगी। आप विज्ञान को कितना भी मोहक बनाने की कोशिश कर लें, वो आवारगी का मुकाबला नहीं कर सकता। शिक्षकों पे ये अक्सर हम जिम्मेदारी डालते हैं कि आप अपने विषय को जरा आकर्षक बनाइए, मनभावन बनाइए। वो क्या कर लेंगे बेचारे? तुम न्यूटन्स लॉज को कितना मनोरंजक बना सकते हो भाई। गणित के सूत्रों को या समीकरणों को तुम चुटकुला बना के प्रस्तुत कर पाओगे क्या? तो शिक्षक क्या कर लेंगे? यहां पे तो काम अभिभावकों का है कि बच्चों में ये मूल्य डालें कि कुछ बोरिंग उबाऊ लगता भी हो तो कोई बात नहीं, मनोरंजन बड़ी बात नहीं है, मन का निर्माण बड़ी बात है। नहीं तो ये जो मूल्य है वो बहुत दूर तक जाएगा और जीवन को नष्ट करेगा। बच्चे अभी थोड़े और बड़े होंगे, उनकी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करने की उम्र आ जाएगी, तो तुरंत उसको पकड़ लेंगे जो सबसे ज्यादा मसालेदार होगा, क्योंकि वही मूल्य व्यवस्था तो वहां भी काम करेगी ना। जैसे वो कह रहे हैं कि संगीत में मुझे वो संगीत चुनना है जो मुझे उत्तेजित करता हो, जिसमें बीट्स हों। तो वैसे ही जब वो दोस्त चुनेंगे या साथी चुनेंगे तो ऐसा ही कोई चुनेंगे जो उन्हें उत्तेजित करता हो, जिसमें बीट्स हों। समझ में आ रही है बात? ये तो श्रम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा घर का माहौल बहुत मसालेदार है क्या। कुछ बातों का बच्चों को घर में पता नहीं लगने देना चाहिए। और आज के समय में चूंकि सूचना की बाढ़ आई हुई है, ये जो मोबाइल फोन है ये एक बहुत बड़े गंदे नाले की तरह भी हो सकता है, जो दुनिया भर की सारी गंदगी सीधे आपके घर में उड़े ले। दिखने में बहुत छोटी सी चीज लगती है, आधुनिक तकनीक की स्लीक, वाह क्या चीज है, पर जिनके पास आंखें हैं वो देख पाएंगे ये किसी बड़े विशाल नाले के मुंह की तरह है, जिसमें से दुनिया भर का मलमूत्र आपके घर में भी नहीं, सीधे आपके मन में उड़ेला जा रहा है। और अगर अभिभावक ये नहीं देख पाते और छोटे छोटे बच्चे 6 साल 8 साल के हाथ में मोबाइल लेके घूम रहे हैं, तो फिर अब क्या कहें ऐसे घरों को। घर का माहौल समझना होगा, घर में मनोरंजन कैसे हो रहा है, घर में उत्सव कैसे मनाए जा रहे हैं, घर में दोस्त यार रिश्तेदार कैसे आ रहे हैं, आप किन जगहों पे बच्चों को घुमाने फिराने ले जा रहे हैं। हम बच्चे का आकार छोटा देख करके ना उसको महत्व भी छोटा ही देने लगते हैं। हमको लगता है इसको क्या समझ में आ रहा होगा, उसका आकार छोटा है, उसके मन की उत्सुकता बहुत बड़ी है। आप में तो कोई उत्सुकता नहीं होती, बच्चे में प्रगाढ़ होती है उत्सुकता। आप तो छोटी मोटी चीजों को देख करके उपेक्षा भी कर देते हैं। बच्चा किसी चीज की नहीं उपेक्षा करता, वो हर चीज के भीतर घुस जाता है, और ऐसे तरीकों से घुसता है कि आप उम्मीद भी नहीं करेंगे। मैं क्यों बार बार कहता हूं कि इतना हम अन्याय करते हैं बच्चों के साथ, हमें पता ही नहीं होता है। हम अपने ही बारे में कुछ नहीं जानते, बच्चों के बारे में क्या पता होगा।
अगर बच्चों को सुधारना है तो उसको आपको एक तपस्या की तरह ही सुधारना पड़ेगा, और उसमें बच्चों का ही सुधार नहीं, माँ बाप का, पूरे घर का, पूरे माहौल का सुधार निहित होगा, तब जा कर के बच्चे सुधरेंगे। नहीं तो बच्चे ठीक वैसे ही निकलेंगे जैसे आजकल की आम संतानें निकल रही हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो उन्हीं शादियों में जाकर के वैसे ही नाचूंगा जैसे नाचता हूँ, लेकिन बच्चे मेरे बड़े शुद्ध संस्कारी निकल जाएं। निकल ही नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि आप टीवी पर वही सब कार्यक्रम देखते रहेंगे जो देखते हैं और बच्चे साफ सुथरे रहें ना। घरों में टीवी चलता है, आवाज़ तो हर कमरे में जाती होगी ना। आप बच्चों को बंद भी कर देंगे कहीं पे तो भी वो सुन तो रही हैं। और हम भली भांति जानते हैं कि कौन से कार्यक्रमों की टीआरपी सबसे ज़्यादा होती है। वो टीआरपी कैसे ज़्यादा होती है? क्योंकि आप उनको देख रहे हैं। आप उनको देख रहे हैं माने कौन उनको देख रहा है? बच्चे देख रहे हैं। और जो सबसे घटिया वाहियात किस्म का फूहड़ कंटेंट होता है वही सबसे ज़्यादा चलता है। वो इसलिए थोड़ी चल रहा है कि मंगल ग्रह पर बैठ करके लोग उसको देख रहे हैं। उसको कौन देख रहा है? उसको कौन देख रहा है? उसको आप ही तो देख रहे हैं। आप देख रहे हैं माने कौन देख रहा है? आपके बच्चे देख रहे हैं। आपको ये लगता है मैंने देख लिया, और बच्चा अपना ऐसे कनखियों से देख रहा है, उसने सब सोख लिया। देखिए, दोबारा समझाता हूं। आज के समय जनसंख्या में चूंकि किशोरों की और युवाओं की ही तादाद सबसे ज़्यादा है, इसीलिए हर घटिया चीज़ को बेचने के लिए इसी आयु वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है। यही लोग हैं बाजार में, तो यही तो खरीदेंगे ना। इनकी उम्र कम है, इनकी समझ कम है, लेकिन पहले की अपेक्षा इनकी जेब में पैसा बहुत है, और ये माँ बाप के लाडले हैं, पापा के पूत हैं या पापा की परी हैं। अब दिमाग से आधा और जेब से पूरा ग्राहक किसी भी दुकानदार का हसीन सपना होता है। कोई तो ऐसा मिले जिसका खोपड़ा खाली और जेब भरी हो, और वो एक पूरी पीढ़ी उनको ऐसी मिल गई है। तो फिर उसी किस्म का माल मसाला तैयार हो रहा है, चाहे वो म्यूजिक इंडस्ट्री हो, चाहे सीरियल्स टीआरपी हो, चाहे न्यूज़ ही क्यों ना हो। वास्तव में देखिए, सब कुछ मनोरंजन बन चुका है। न्यूज़ भी अभी क्या है? मनोरंजन ही तो है ना। मनोरंजन की आकांक्षा सबसे ज़्यादा इसी वर्ग को होती है। आप जब बोलते हो छोटे बच्चे से खेलो, वो तुरंत वो क्या कर रहा है? मनोरंजन ही तो कर रहा है। और बच्चे को हर समय अपना मनोरंजन करना है। बच्चा है जिसे मनोरंजन चाहिए। इससे आप समझिए कि आज क्यों हर जगह आपको मनोरंजन ही परोसा जाता है। एक न्यूज़ वेबसाइट भी होती है, तो वास्तव में उसकी प्रतिस्पर्धा टिकटॉक से है, क्योंकि देखने वाले तो आप ही हैं ना। आपने मोबाइल पर अभी न्यूज़ वेबसाइट खोल रखी है, और ज़रा सा पलट के आप टिकटॉक खोल लेंगे, और वो चाहते हैं कि वो आपका समय ले पाएं, पर आप अपना समय किसी और को दे देंगे। तो इसीलिए न्यूज़ वालों को भी मनोरंजन ही करना पड़ता है। और मनोरंजन में कौन जीतेगा? जो सबसे सस्ता और घटिया मसाला परोसेगा वो जीत जाएगा। क्योंकि इंसान की वृत्तियां तो नीचे ही फिसलने को ज़्यादा तैयार रहती हैं ना। किसी को नशा कराना ज़्यादा आसान है, नशा छुड़ाना? बस यही है, ये इंसान है। किसी को किसी भी बुराई में धकेलना ज़्यादा आसान है या बाहर खींचना?
ये मनोरंजन का युग है। और मनोरंजन के माध्यम से मन को जितना खराब किया जा सकता है करा जा रहा है। असल में मनोरंजन शब्द का अर्थ ही होता है मन की खराबी। रंजन माने जानते हैं ना क्या होता है? धब्बा लगा देना, दाग धब्बा लगा देना, उसको कहते हैं रंजित हो जाना। जब किसी चीज़ पे किसी चीज़ का धब्बा लग जाता है तो कहते हैं यह चीज़ अब रंजित हो गई है। तो मनोरंजन का मतलब ही यही है, मन पे दाग धब्बे गंदगी छोड़ देना, इसको मनोरंजन कहते हैं। यही परिभाषा है, शाब्दिक परिभाषा भी यही है। मनोरंजन हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हम बहुत उद्देश्यहीन, अर्थहीन, गंदी जिंदगियां जी रहे हैं। इसीलिए हमें लगातार गाड़ी में बैठे नहीं कि अब वहां लगा है जल्दी से धिनचिक तेज करो। एक क्षण का भी मौन उपलब्ध नहीं होना चाहिए, नहीं तो जिंदगी की व्यर्थता बिल्कुल भयावह तरीके से सामने प्रकट हो जाती है। तो इसीलिए अपने आप को मनोरंजन के नशे में डुबा कर रखो हर समय। जब बड़े ये कर रहे हैं तो वही चीज छोटों तक पहुंच जाती है। अब मैं कैसे समाधान दे दूं कि घर के बच्चे भर ठीक हो जाएं और बड़े ठीक ना हो या बड़े वैसे ही रहे आए? बच्चों तक तो बड़ों से ही पहुंची है ना चीज, और बड़ों तक समाज से पहुंची है, समाज तक समकालीन परिस्थितियों से पहुंची है। आज की जो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है उसके सब बड़े शिकार हैं, और बड़े शिकार हैं तो बच्चे भी शिकार हो जाते हैं। और व्यवस्था ऐसी क्यों है? व्यवस्था ऐसी इसलिए है क्योंकि हम ऐसे हैं। हम ऐसे क्यों हैं? क्योंकि हम जानवर हैं। तो क्या ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, उम्मीद है। उस उम्मीद का नाम अध्यात्म होता है। आप जानवर न रहिए तो आप वैसी आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक व्यवस्था नहीं बनाएंगे जैसी आज है। आप ऐसी व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो लोगों पे फिर उसका उतना बुरा असर नहीं पड़ेगा। लोगों पर नहीं पड़ेगा तो बच्चे भी बेचारे बचे रहेंगे। कुल मिला जुला करके हर चीज तो घूमकर इसी पे आती है कि व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं है। अध्यात्म की उपेक्षा है, बल्कि अनादर है। जहां अध्यात्म नहीं होगा वहां आनंद नहीं होगा। जब आनंद नहीं होता तो फिर आप सस्ती खुशी खोजते हो। वो सस्ती खुशी आप खोजते हो सस्ते मसाले में। सस्ता मसाला यही सब होता है जिससे बाजार पटे पड़े हैं, वही है सस्ता मसाला। जो थोड़ी पुरानी पीढ़ी है उन्होंने तो गलती करी है, पर जो वर्तमान पीढ़ी है उसके साथ तो अन्याय हो रहा है। पुरानी पीढ़ी के पास विकल्प तो थे कम से कम दोनों, कि सही जीवन भी जी सकते हो और गलत जीवन भी जी सकते हो। उन्होंने गलती करी कि गलत को चुन लिया चकाचौंध में फंसकर। पर जो नई है उसको तो सही जैसा कोई विकल्प ही उपलब्ध नहीं है। वो बेचारे जानते ही नहीं कि सही जीवन कुछ होता भी क्या। उन्हें एक ही जीवन पता है। कौन सा? वही जो वो देखते हैं, सस्ता उथला 2 कौड़ी का मनोरंजन। ये मनोरंजन का ऐसा युग है कि जो आपको मनोरंजन दे रहा है वही बाप बन गया है, वही गुरु बन गया है, वही भगवान बन गया है। आप व्यर्थ ही अपने आप को माँ बाप मानते रह जाते हैं। उनके माँ बाप अब कोई और बन चुके हैं, वो किसी और की औलादे हैं अब। हाँ, पैसा जरूर आपसे लेते हैं लेकिन वो औलादें अब किसी और की हैं। भाई, बाप का क्या मतलब होता है? बेटा जिसके जैसा हो। बच्चा पैदा होता नहीं कि आप तुरंत देखने लगते हैं नाक किसके जैसी है, माथा किसके जैसा है, आंख किसके जैसी है। उनका तो अब सब कुछ यही मनोरंजन करने वाली सेलिब्रिटीज जैसा है। तो वो किसकी औलादे हुए? भीतर ही भीतर वो ऊपर से लेके नीचे तक ये कॉमेडियन है या ये जो तथाकथित अभिनेता अभिनेत्री हैं,
या ये यूट्यूब पर जो बाढ़ आई हुई है इस समय कंटेंट क्रिएटर्स की, जिसमें हर तरह की नालायकी शामिल है, ये उनकी औलादे बन चुके हैं। पशुता नैसर्गिक होती है, प्रकृति से, देह से ही मिल जाती है, पर चेतना को ऊपर उठाने के लिए शिक्षा की और आदर्शों की जरूरत पड़ती है। बच्चे को कोई दिखना चाहिए, कहे मैं ऐसा होना चाहता हूं। अभी वो क्या बोलता है, मैं कैसा होना चाहता हूं? अभी वो कहता है कि मैं फलाने यूट्यूबर जैसा होना चाहता हूं, वही गॉड है मेरा। और बोलते भी, आप जाके पढ़िएगा, लिख देते हैं कि गॉड, वही गॉड है मेरा। आदर्श कहां है? आपने किन आदर्शों से अपने बच्चों को परिचित कराया, बताइए ना। और वो जिनको उन्होंने अब आदर्श बना लिया है बच्चों ने, आपको उनके नाम नहीं पता होंगे, ऐसे ऐसे अजीब अजीब नाम है, आपको बिल्कुल नहीं पता होगा। बच्चों का अपना अलग अंतरिक्ष चल रहा है। आप यहां बैठ करके बात करते रहिए वेदांत की, आप उसके पास जाएंगे आपको पता चलेगा उसके भगवान का नाम है क्रोकोकिटाई। क्रोकोकिटाई कौन है? क्रोकोकिटाई कोई है जो फटे कपड़े पहन करके और यो 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 करता रहता है, और वो उसका भगवान बन चुका है, क्रोकोकिटाई। आप अपनी दुनिया में मशगूल हैं, आपको पता ही नहीं है कि वहां कर क्या रहा है। वहां कोने में बैठ के उसने जो मोबाइल पकड़ रखा है, आपको लगता है मेरे घर के अंदर ही तो है, वहां कोने में बैठा है मोबाइल से कुछ कर रहा है। वो आपके घर के अंदर बस शरीर से है, मन से वो क्रोकोकिटाई की दुनिया में है, और वो वहीं वास करता है, उसका वहीं का पासपोर्ट है, नागरिक हो गया। आपको भ्रम है कि वो आपके घर का बच्चा है, आपके घर का वो बचा ही नहीं है अब। फिर एक दिन आपको पता चलता है कि ये ड्रग एडिक्ट हो गया, या टीनेज प्रेगनेंसी हो गई, या कहीं जाकर के किसी का सर फोड़ाया है, अपना फुड़वा आया, या स्कूल से निकाला जा रहा है, या कोई और कांड हो रहा है, तो आपको फिर झटका लग जाता है। आप कहते हैं अरे अचानक ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? अचानक नहीं हो गया, पिछले 15 साल से हो रहा था, आप बेखबर थे। ये सब चल रहा था, लगातार चल रहा था। और हम कितना सर चढ़ाकर रखते हैं बच्चों को, आप में कितने आधुनिक उदारवादी मूल्य आ गए हैं। मैं तो नहीं कल्पना कर सकता कि मैं 10-11 साल को हूं और मैं अपने अभिभावकों से या अपने टीचर्स को बोल दूं कि मुझे ये किताब नहीं पढ़नी है, मुझे अभी मस्ती मारनी है। लाल कर दिया जाता, और किया गया था। मैं 7वीं 8वीं में था तब अमिताभ बच्चन की पिक्चर आई थी हम, उसमें गाना था जुम्मा चुम्मा दे दे, और उसी समय पे 2 और आई थी, एक का नाम था दिल, एक का आशिकी। तो टीचर्स डे हुआ 5 सितंबर को, उसमें स्टूडेंट्स आए, उसमें हुआ कि भाई नाच गाना होता, उन्होंने उसके गाने वाने गा दिए और बड़ी धूम मची। मैंने भी सुने, मैंने कहा बढ़िया है, ये तो तालियां बज रही हैं, तारीफें हो रही हैं, जुम्मा चुम्मा दे दे। तो हजरतगंज घूमने जाया करते थे, तो मैं भी जब गया अगली बार घर वालों के साथ ही, दोस्तों के साथ नहीं जाता था, तो मैंने भी जा करके इनके कैसेट खरीद लिए, जुम्मा चुम्मा और बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। दिल में एक गाना था, हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है, दूर कहीं जाएंगे, नई दुनिया, सब गा रहे हैं, अच्छी बात है। और चेहरे पे नए नए बाल आ रहे थे 7वीं 8वीं के दिन। घर ले आए, उसको बजा दिया, और फिर जो बजाई हुई, हफ्ते भर तक बजता रहा।
गाना वो बुरा नहीं था, चुम्मा चुम्मा दे दे, लेकिन बजा बड़ा जबरदस्त। आपके घर में किस तरह का माहौल है कि कुछ भी चल रहा है? या आपको भी यूट्यूबर्स ने बता दिया है कि नहीं नहीं, बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, उन्हें सदमा लग जाता है? वो कुछ भी कर ले, उनको प्यार से समझाओ। अब प्यार क्या होता है ये किसको समझाओ और कैसे? आचार्य जी, मेरी चिंटी है, ये बड़ी नटखट है। क्या करती है? इसे अपने दादी को थप्पड़ मारना बहुत पसंद है। ये वाकई भाई कितनी क्यूट बात है। दादी बैठी रहती है, 80 साल की है, वो चिंटी आती है, पटाक एक थप्पड़ मार के आती है दादी को, और सब ताली बजाते हैं, चिंटी चिंटी। फिर कहते हैं नो चिंटी, ऐसा नहीं करते चिंटी। और चिंटी ऐसे चारों ओर ऐसे विजेता की तरह देखती है, घूम घूम के आती है, देखा सबने कैसे मुझे ध्यान दिया। और दादी बैठी देख रही है कि डेंचर तो नहीं बाहर आ गया। तुम्हारी करतूत है दादी। बहुत आतुर हो रही थी, छौना चाहिए। इन कुछ बातों पे गौर करिए। आपकी गाड़ी में क्या बज रहा है, आपके फ़ोन में क्या बज रहा है, कॉलर ट्यून, रिंगटोन, ये सब। आपके टीवी पे क्या चल रहा है। यहाँ तक ध्यान देना होता है कि आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं तो वहाँ भी क्या बज रहा है। माँ बाप होना बच्चों का खेल नहीं। आप किसी रेस्टोरेंट में घुसे हैं और वहाँ कुछ अभद्र अनुचित बज रहा है, आपने ऑर्डर दे भी दिया है, उठ के वापस आ जाइए। वो जो आप सुन रहे हैं आपके लिए सामान्य है, बच्चे के लिए जहर है। पर हम खोए रहते हैं आपस में, माँ बाप अपनी ही तकरारों में खोए हुए हैं, कुछ बातचीत चल रही है ये वो, उनको पता ही नहीं कि जो बज रहा है वो उसको सोख रहा है छोटू। ये इस दुनिया के साथ बहुत भयानक चीज़ हो रही है। जो नई पीढ़ी निकल के आ रही है, बिल्कुल अभी की ताज़ी, इनके चेहरों पर जो एक मूलभूत मानवता होती है, जैसे उसकी ही कमी है। जिसे आप उनकी एसेंशियल ह्यूमैनिटी कहोगे ना। मैं इस उम्र के बच्चों को देखता हूँ, 4 साल 7 साल के, कई बार ऐसा लगता है जैसे किसी हैरी पॉटर मूवी के किसी चरित्र को देख रहा हूँ। और उनका मुंह बिल्कुल वैसा ही हो गया है, कार्टून जैसा हो गया है। कार्टून जैसा मुंह हो गया है, वही गोल गोल चश्मा लगा लेते हैं, और एक असंवेदनशीलता, लैक ऑफ ह्यूमैनिटी, लैक ऑफ एम्पैथी उनके चेहरे पर लिखी होती है। जैसे जैसे कोई मशीन हो, साफ सुथरी गोल गोल गोरी गोरी मशीन, जो पहले की पीढ़ी की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी खाई पी हुई है, उसका वज़न बेहतर है, उसकी खाल की स्थिति बेहतर है, उसके बाल ज़्यादा घने घुंघराले और काले हैं, उसने कपड़े बेहतर पहन रखे हैं, लेकिन उसके चेहरे पर कहीं ना कहीं इंसानियत की ही जैसे कमी है। जिसको मैं इंसानियत कह रहा हूँ उसको आप चेतना सुनिए, चेतना की ही कमी है। लेकिन वो दिखने में बड़े अच्छे लगते हैं। 20-30 साल पहले तो बच्चे ऐसे भी घूम रहे होते थे कि अब वो घूम रहा है, उसके बाल ऐसे ही उड़े हुए हैं, मिट्टी विट्टी लगी है, नाक बह रही है। अभी ऐसे नहीं होते।
अभी वो बच्चे भी बिल्कुल पेडिक्योर्ड मैनिक्योर्ड होते हैं, ऐसा लगता है ताज़ा ताज़ा फैक्ट्री से निकाला है। लेकिन कुछ बहुत खौफनाक होता है उनके चेहरों पर, जैसे वो इंसान हो ही नहीं, जैसे वो टीवी से ही निकल के बाहर आए हैं। ये जो आप उनको कार्टून वगैरह देखने देते हैं, कभी आपने खुद देखे हैं कार्टून? देखिएगा कि उनमें कितने घातक संदेश छुपे होते हैं। हो सकता है वो जो कार्टून कैरेक्टर हैं वो सब जानवरों जैसे बनाए गए हों, कि कोई शेर है, कोई हाथी है, कोई भालू है, लेकिन देखिएगा कि उन जानवरों के माध्यम से भी कितनी भयानक उनको शिक्षा दी जा रही है बच्चों को, और वो सोख रहे हैं। अभी एक कार्टून था जिसमें जो कृष्ण के ऊपर ही था, उसका नाम या तो बेबी कृष्णा या लिटिल कृष्णा, कुछ ऐसे करके, और उसमें भी कुल यही दिखाया है कि कृष्ण क्या कर रहे हैं, छोटे हैं तो मस्ती मार रहे हैं, दौड़ते हुए जाते हैं, पानी में कूद जाते हैं, किसी बछड़े की पूंछ पकड़ के खींच रहे हैं। तो कृष्ण से भी जो उनका कुल परिचय कराया जा रहा है वो ये है कि मस्ती मारो, और मस्ती मारने में बछड़े की पूंछ खींच मारो, और बछड़े की खींची नहीं रहे पूंछ, उसकी बछड़े की पूंछ पकड़ के तो खींचते हुए ले जाते हैं और कहीं पे कुछ कर देते हैं, पेड़ उखाड़ देते हैं, लेकिन क्यूट बहुत दिखाई देगा, और ही करके हंस रहे हैं लगातार, और हंसे ही जा रहे हैं, और हंसी ऐसी है कि आप कहेंगे हा हा कितना प्यारा बेबी है। हमने कृष्ण को भी मनोरंजन की भेंट चढ़ा दिया। कृष्ण भी अब बच्चों के लिए किस लिए हैं? ताकि वो बच्चों को मनोरंजन का संदेश दे सकें। और आप सोचते हो नहीं नहीं, मेरा घर तो अलग है, मेरे यहां तो कृष्ण वाला कार्टून चल रहा है, देख तो लो उसमें छुपी हुई क्या सीख दी जा रही है। अब आप उसको कार्टून भी दे रहे हो तो यूट्यूब पे ही तो दे रहे हो देखने को, उस पर हर समय तो अब मांस के संदेश आते रहते हैं, लगातार यही रहता है कि ये लो, ये मांस है, इससे तुम्हारे घर पहुंचा देंगे, ये मांस तुम्हारा नया तरह का मांस, खरगोश का मांस, और वो आप स्क्रीन खोलो और उस पर मांस उड़ रहा होता है लगातार, ऊपर से मांस ही मांस गिर रहा है और उसको बताया जा रहा है कितना जायकेदार है। ये सब बच्चा नहीं देख रहा है क्या? फिर आपको झटका लग जाता है कि अरे इसने दारू और मीट कैसे शुरू कर दिया। और शुरू कर नहीं दिया, सब चल रहा है। आपको गाफिल बैठे रहना है, आप बैठे रहिए। नई पीढ़ी में शाकाहार का प्रतिशत पहले से और कम हो गया है। हाँ, अभी एक सर्वेक्षण कर लें आप लोगों पे और पूछें कि आप में से कितनों के बच्चे मांस खाते हैं, तो शायद 2/3 बोलेंगे हमारे तो नहीं खाते, हमारे तो नहीं खाते। ज़्यादातर अभिभावक यही बोल रहे हैं कि हम शाकाहारी हैं, यदि तो हमारे बच्चे भी हैं। लेकिन जब खुले सर्वे किए जा रहे हैं तो उसमें पता चल रहा है नई पीढ़ी 85% मांस भक्षी है। तो फिर ये किनके घरों के बच्चे खा रहे हैं? अगर हर माँ बाप यही बोल रहे हैं हमारा तो नहीं खाता, तो फिर खा किसका रहा है? क्योंकि सच्चाई तो यही है कि 10 में से 9 खा रहे हैं, वो आप ही के घर का है, और खा ही नहीं रहा, वो पी भी रहा है। अच्छा, आपने यूं ही सड़क चलते फिरते अपने समाज में या अपने ऑफिस में या अपने मोहल्ले में कोकेन या हेरोइन के एडिक्ट्स देखे हैं क्या? देखे हैं? दिखाई पड़ते हैं? तो अगर हमसे पूछा जाए कि क्या कोकेन या हेरोइन वगैरह या बाकी ड्रग्स हैं समाज में, तो हम क्या बोलेंगे? नहीं है, हमने तो कहीं देखे नहीं। पर करोड़ों हैं, तो कहाँ है वो? कहाँ है वो? हमारे ही घरों में है, हमें दिख नहीं रहे। आप फिर सोचिए ना, है तो है ही। 140 करोड़ की आबादी में
लगभग 10 करोड़ ऐसे हैं जो किसी ना किसी तरह का नशा करे जा रहे हैं, और मैं नई पीढ़ी की बात कर रहा हूं। उसी अनुपात में नई पीढ़ी में लगा लीजिए, बल्कि ज्यादा। और हर व्यक्ति को यही लगता है कि भाई मेरे सर्किल में तो ऐसा कोई नहीं है। अगर किसी के सर्किल में नहीं है तो ये 10 करोड़ कहां से आ गए? ये हैं, और सर्किल में नहीं, घरों के अंदर है हमारे। और ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। उस तरह का संगीत जिसकी आपने बात करी, नशा, जीवन का पतन, जबरदस्त तरीके का कंज्यूमरिज्म, ये सब आपस में जुड़ी हुई बातें हैं। पंजाब में इतना जबरदस्त ड्रग कल्चर और पंजाबी गानों में नशे की बातें, क्या ये दो अलग अलग चीजें हैं? बोलिए। तो अगर आपका बच्चा वो गाना सुन रहा है जिसमें नशे की लगातार बात है, तो क्या वो ड्रग से भी दूर रह लेगा? अभी आपने कहा ये दो अलग अलग बातें नहीं हैं, तो ड्रग से भी कितनी दूर रह लेगा? कोई बड़ी बात नहीं है कि जो ड्रग्स इंडस्ट्री है, जो माफिया है, वही ऐसे गानों को स्पॉन्सर करता हो, क्योंकि ये गाने जितने फैलेंगे, इनको सुन करके आपके भीतर नशा करने की ललक, हवस उतनी उठेगी। वो गाना बना ही ऐसा है, उसकी धुन ऐसी है, और उसमें जो बातें कही जा रही हैं बिल्कुल ऐसी हैं कि आपको नशा करना पड़ेगा। उसमें नशे को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, लिरिक्स भी वही हैं। तो वो आप सुनो और सुनते जाओ 1 साल, और उसके बाद आप नशा ना करो, ये हो ही नहीं सकता। अब बताइए कितना बड़ा अलार्म बजना चाहिए अगर घर में बच्चा कह रहा है कि मुझे रैप सुनना है और दूसरी चीजें मुझे बोरिंग लगती हैं, लेकिन वही सब बज रहा हो, उसकी उसमें जो धुन बनाई जाती है वो आपको चूंकि बेहोशी की ओर धकेलती है, इसलिए कर्णप्रिय लगती है। तो आपका मन ही नहीं करता कि इसको रोक दें, तत्काल सजा हो जाए और कहें स्टॉप। वो बजता रहता है, और कई बार पूरी प्लेलिस्ट होती है, वो बजती रहेगी, और एक के बाद एक उसी तरह के गाने हैं, बजे जा रहे हैं, बजे जा रहे हैं, बजे जा रहे हैं। ऐसा मन चाहिए, ऐसी जागरूकता चाहिए जो अचानक बीच में बोले स्टॉप। देखा कि नशा आ रहा है और छाता जा रहा है, अचानक बीच में उसको रोक के बोला स्टॉप। क्योंकि जितनी देर आप लगा रहे हो स्टॉप बोलने में, उतनी देर आप और नशे में धंसते जा रहे हो, और आगे स्टॉप बोलना और मुश्किल हो जाएगा। फिर अभी बोल दो, अभी रोक सकते हो, आगे नहीं रोक पाओगे। प्रणाम आचार्य जी। जैसा कि मेरा नाम सुमित सिंह है, मेरे फादर का एक स्कूल है, अभी स्कूल को मैं उसको मैनेज कर रहा हूँ। कल आपने बताया था कि अगर हमें अपने देश में जल्द से जल्द पॉजिटिव परिवर्तन लाना है तो कुछ चीज़ों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें आपने एक चीज़ बताई थी कि शिक्षा व्यवस्था में हमें अध्यात्म को लाना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे अगर मैं एक स्कूल को मैनेज कर रहा हूँ तो कौन सी ऐसी चीज़ों का मैं ध्यान रखूँ कि मैं उन जो 500-600 बच्चे हैं उनमें कैसे मैं एक पॉजिटिव परिवर्तन ला सकूं, क्योंकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट अंग है वो। मैं इस बारे में पहले काफ़ी बात हो चुकी है, और कुछ स्कूलों में ऐसा कार्यक्रम फ़िलहाल भी चल रहा है, पहले भी चला हुआ है। तो ये एक अपने आप में पेचीदा और टेक्निकल मुद्दा है, ठीक है, जिसका विस्तृत उत्तर पहले ही उपलब्ध है, डॉक्यूमेंटेड है कि स्कूल में किस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। उसके लिए आप संस्था में जिनसे भी संपर्क में हो उनसे बात करिए। इस चीज़ में आपको सुनने की नहीं, पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, पूरी सिस्टमिक एक्टिविटीज़ हैं, प्लान होता है पूरा, वो आपको पहले स्टडी करना पड़ेगा। एक और प्रश्न था मेरा सर, जैसे एक अगर स्कूल में हम इस चीज़ को कर पाते हैं,
एक स्कूल में अगर हम इस चीज़ को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, तो क्या ऐसा ये पॉसिबल है, क्या ये प्रैक्टिकल आइडिया है कि जिस तरीके से कुछ कंपनीज़ हैं जिन्होंने एक नॉर्मल सी चीज़ों को पूरे देश लेवल पर उनको फैलाया है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर एक स्कूल में हम पहले इस चीज़ को ट्राई करें, इम्प्लीमेंट करें, और हर ज़िले में ऐसे कुछ स्कूल्स हों? एकदम हो सकता है, बिल्कुल। अद्वैत लाइफ एजुकेशन आज से लगभग 10 साल पहले एक साथ 50 से ज़्यादा स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में ये कोर्स चला रही थी। और ये आज की नहीं, आज से 10-15 साल पहले हम कर रहे थे, जब इतना टेक सपोर्ट भी उपलब्ध नहीं था। तो न सिर्फ ये हो सकता है, बल्कि ये हो चुका है, और टेक सपोर्ट के अभाव में भी हो चुका है। अब जब टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, तो अब तो बहुत ज़्यादा और स्केल विस्तार के साथ हो सकता है। वही कहना बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल, थैंक यू।